जबकि मीडिया से उनका कहीं दूर का भी कोई संबंध इसके पहले नहीं था। सवाल नंबर 3, कहा जा रहा है कि उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक दिन पहले अस्पताल की रेकी की थी, जबकि अस्पताल के डॉक्टरों को भी नहीं पता था कि हतीक और उसके भाई को उस दिन वहां चेकअप के लिए लाया जाएगा। फिर उन्हें किसने बताया? सवाल ये भी है कि 10:30 बजे रात को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि उन्हें अस्पताल में चेकअप के लिए गया था, किसके रिकमेंडेशन पे ले गया था? इसके साथ सवाल ये है कि चौथा सवाल ये, सुरक्षा अलर्ट के बावजूद, रास्ते होने और अंदर जगह होने के बाद भी अतीक और अशरफ को क्यों गेट पे उतार दिया गया? गाड़ी को अंदर तक क्यों नहीं पुलिस ले गई जिसमें कि अतीक और अशरफ बैठे हुए थे? पांचवा सवाल उठता है वो ये है कि तीनों हत्यारे 3 जगह से आए थे, और अजीब चीज है कि ये तीनों हत्यारे 3 जगह आए थे, इसके पहले इन तीनों का कोई आपस में संबंध नहीं था। इनके पास मोबाइल भी नहीं मिला जिसके जरिए इनके बीच समन्वय हो सके। फिर वो एक साथ हत्या स्थल पर कैसे पहुंचे, उनके बीच संपर्क कैसे हुआ, समन्वय कैसे स्थापित हुआ? और जबकि ये भी बताया जा रहा है कि उसमें 2 पहली बार इलाहाबाद आए थे, इसके पहले उन्होंने इलाहाबाद देखा नहीं था। छठा सवाल जो उठता है, हत्यारों ने अंधाधुंध गोली चलाई, कई राउंड फायर किए, लेकिन हथियारबंद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई तो दूर, आपने वीडियो देखा होगा, किसी ने हॉस्टल से अपनी पिस्टल तक निकालने की कोशिश नहीं की। उनको अपनी जान का खतरा नहीं था, मान लिया अतीक को नहीं बचाने के लिए, लेकिन उनको अपनी जान का खतरा, जो अंधाधुंध फायर कर रहे हैं उनको क्या पता था कि इतने ट्रेन है कि वो अपने केवल टारगेट को मारेंगे, इधर उधर गोली नहीं जाएगी। और ये भी जो इसके बाद जो सवाल उठता है वही है कि जिस तरह हत्यारों ने, आप फिर से वीडियो देखिएगा, वो सीधा हाथ करके लगातार फायरिंग की, हाथ उसमें एक बार भी नहीं कांपा। पुलिस वालों का, कई पुलिस वालों का कहना, ऑफ द रिकॉर्ड कहना है, शूटर जो शूटिंग में एक्सपर्ट हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उनका भी बयान आया है कि बगैर कम से कम 1 महीने ट्रेनिंग के इस तरह से कोई रिवॉल्वर नहीं चला सकता, वो भी विदेशी रिवॉल्वर, टर्किश रिवॉल्वर। और एक सवाल और उठता है, जब 18 राउंड फायर किया, अक्सर होता है हत्यारे आते हैं, आप देखते हैं कई जगह हत्यारे आए, हत्या की और भागने की कोशिश करते हैं, या तो पुलिस मार देती है, या पकड़े जाते हैं, या भाग जाते हैं, लेकिन इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। फिर सवाल ये भी उठता है, 9वां सवाल कि 18 से 23 वर्ष से उनके ये तीनों हत्यारे गरीब परिवार के थे, खाने तक के लाले थे, इनके किसी क्रिमिनल गिरोह के ना तो सदस्य थे और ना ही कोई शार्प शूटर, एकाध के खिलाफ मामूली केस थे। फिर इनके पास 5 से 7 लाख रुपए की टर्किश रिवॉल्वर जिगामा, जो कि भारत में बैन है, कहाँ से आई? ये रिवॉल्वर मैं आपको बता दूं, या तो कुछ बड़े गिरोहों के सरदारों के पास है या पुलिस के मालखाने में। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से स्मगल होकर यहाँ आती है। अगर पाकिस्तान से स्मगल होकर आती है, जय श्री राम नारा लगाने वालों के पास ये रिवॉल्वर कहाँ से आ गई? वो कह रहे हैं कि वो माफिया डॉन बनने के लिए इन्होंने ये सब किया। फिर उन्होंने जय श्री राम का नारा क्यों लगाया? आप में अगर उत्सुकता है, अगर आपकी चेतना जगी है, मन में उठता है, आपने बचपन में दादी माँ से वो कहानी सुनी है, जो राजकुमार और राजकुमारी वाली थी। राजा मना करते अपने चारों बेटों को कि हर दिशा में जाना, पूरब की तरफ मत जाना। 3 बेटे मान जाते हैं, चौथा बेटे के मन में सवाल उठता है कि पिताजी ने चौथे दिशा में जाने से क्यों मना किया। इस सवाल उसके मन को इतना बेचैन करता है कि वो उसी दिशा में जाता है जिसमें पिताजी ने मना किया। वहाँ वो जो राक्षस ने राजकुमारी को कैद कर रखा था उसको पाता है, उससे छुड़ाता है, उस राजकुमारी का विवाह होता है और 2 राज का वो मालिक होता है। आप ये सोचिए, अगर उसके मन में जिज्ञासा, सवाल नहीं होती, उसका जवाब नहीं ढूंढता, तो वो राजकुमारी जो है वो नहीं छुड़ा पाता। आप ये सोचिए, न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था, सेब गिरा, उसके मन में सवाल उठा कि जमीन पे क्यों गिरा, आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं किया, बाएं नहीं किया। इस सवाल का जवाब ढूंढा और ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम लाया। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता, नियम नहीं आता, तो आज आप चांद पे नहीं पहुंचते, मार्स पे जाने की तरफ नहीं पहुंचते आप। इसी तरह आर्किमिडीज अगर बेचैन नहीं रहता, चीजें क्यों तैरती है, तो वो बात तब से उठ के चिल्लाता हुआ नहीं उठता कि यूरेका 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 यूरेका, और इतना बड़ा सिद्धांत उसने प्रतिपादित कर दिया, जैसे प्लवन का सिद्धांत तैरने का, जो भी आप नाम लीजिए। इसलिए सवाल का उठना जरूरी है, उसका जवाब ढूंढना जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब सरकार को देना है, और हम
पेड़ पे लटके उस बेताल की तरह नहीं हैं जो ये राजा से कह सके, जो सरकार से कह सके कि अगर आपका इसका जवाब नहीं दीजिएगा तो आपके सर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एपिसोड आप लोग को पसंद आया होगा। ये सवाल आपके जहन में होंगे, इसका सवाल आप ढूंढ रहे होंगे, इसका जवाब मांगने की कोशिश भी करेंगे आप सरकार से, मीडिया से, हमसे, जिससे भी हो सके। जैसा मैंने पहले एपिसोड में कहा था, आप भी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दें और हम आपका एहसान मेरे ऊपर होगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।